नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और अपनी जूलॉजी की परीक्षा में 75 में 75 अंक पक्के करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के टॉप 50 PIMP MCQ को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जहां आज हमारा डे 1 है दोस्तों, ये MCQ का डे 1 है, जहां हम कवर करेंगे जूलॉजी के टॉप 50 MCQ जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम न केवल सही उत्तर जानेंगे बल्कि हर प्रश्न की गहराई से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि उससे जुड़ा कोई भी दूसरा सवाल आए तो आप उसे छोड़े नहीं। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक सभी को करना है दोस्तों, जितने लोग वीडियो को वॉच करेंगे उनको लाइक करना है। 50+ लाइक अगर कंप्लीट होता है तो आपका तुरंत ही इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा और एग्जाम से पहले आपको टोटल MCQ को प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो यहाँ पे बताया जाता है वही आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका BSc सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर MCQ बेस होना है तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर, उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम जो है 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो वो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम MCQ को लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। यदि 50+ लाइक टारगेट को आप लोग कंप्लीट करते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की द्वितीय संरचना किससे स्थिर होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से या पेप्टाइड बॉन्ड से? दोस्तों आपको इससे पहले वीडियो में एक बार सिलेबस बताया गया, यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में केवल हम MCQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो होती है जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंधों द्वारा स्थिर होती है। आपको जिस मीडियम में आपको देखना होगा क्वेश्चन उस मीडियम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों मीडियम यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया हुआ है, तो दोस्तों आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन DNA। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? एक्सोज, पेंटोज, टेट्रोज या ट्रायोज? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पेंटोज। क्या होगा दोस्तों? पेंटोज, क्योंकि DNA जिसका फुल फॉर्म होता है आप लोग याद रख लेंगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी राइबोज नामक जो है 5 कार्बन वाली शर्करा होती है जिसे पेंटोज शर्करा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और कमेंट सभी को करना है तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। और 50+ लाइक टारगेट को कंप्लीट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा हो सके। जितना दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा उतना यदि आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इनफ रहेगा और अपने एग्जाम में 100% मार्क आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन मेमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहते हैं? सेलुलोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या स्टार्च के रूप में? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। मेमल्स में जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। ठीक है, यानी कि मेमल्स में अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है जिसे एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। 2 कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड? तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी कि 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ती है जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन को फास्ट कराया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब होगा। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने अब तक जो पढ़ा होगा वो तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये जो बताया जा रहा है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपके लिए होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और हर बार यही क्वेश्चन भर के रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, करें कि विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन जो है जिसे PTH के नाम से भी जाना जाता है, हड्डियों से कैल्शियम मुक्त कराकर और मृत में इसके पुनराव शोषण को बढ़ाकर रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्टिसोल। कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, डाइजेशन रेगुलेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि कार्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों से लड़ने के लिए ऊर्जा जिसे ग्लूकोज
के फॉर्म में प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कह रहा है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को उत्तेजित करता है? कैल्सिटोनिन, इरिथ्रोपोइटिन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, यह हार्मोन मुख्य रूप से किडनी द्वारा स्रावित होता है और अस्थि मज्जा में आरबीसी के उत्पादन को या प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वीक साइकिल, कौन सा हार्मोन नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, मेलाटोनिन, प्रोलैक्टिन या थायरॉक्सिन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलाटोनिन। ठीक है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, या पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित मेलाटोनिन शरीर की जैविक घड़ी जिसे सर्काडियन रिदम कहा जाता है और नींद के चक्र को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रिनल ग्लैंड रेगुलेट साल्ट वाटर बैलेंस, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा निर्मित कौन सा हार्मोन लवण जल संतुलन को नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल या थायरॉक्सिन। तो दोस्तों इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक मिनरल लोकार्टिकाइड है जो वृक्क नलिकाओं में सोडियम और पानी के प्रतिधारण को बढ़ाकर रक्तचाप और लवण को संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र की अनुमानित अवधि कितनी होती है? 0.4 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.8 सेकंड या 1.2 सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.8 सेकंड। ठीक है, एक सामान्य हृदय की गति जो होता है वो 72 बीट प्रति मिनट पर एक पूर्ण हृदय चक्र सिस्टोल और डायस्टोल मिलाकर लगभग 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीमोट्राइप्सिन, कीमोट्राइप्सिन का कार्य क्या है? ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, फैट डाइजेशन या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो माना जाएगा इसमें ए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो अम्लों के पेप्टाइड बंध को तोड़ता है कौन? कीमोट्राइप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन के भीतर मौजूद पेप्टाइड बंधों को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट इज द नेट एटीपी गेन फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कुल एटीपी प्राप्ति कितनी होती है? 24, 30, 36 या 38। तो इसमें से राइट ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट माना जाएगा, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण दहन से जनरली अधिकतम 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, आजकल की गणनाओं में इसे अक्सर 30 से 32 माना जाता है, लेकिन पारंपरिक जो था वो 38 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, निम्न में से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या पायरिक एसिड। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH होते हैं। इसे क्रेब्स साइकिल को, इसलिए क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्रेब्स साइकिल को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एंजाइम आर पॉलीमर ऑफ, एंजाइम किसके बहुलक हैं? एमिनो एसिड के, फैटी एसिड के, मोनोसेकेराइड्स के या न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एमिनो एसिड्स के। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन एमिनो एसिड के लॉन्ग पॉलीमर से या लॉन्ग पॉलीमर होते हैं। ठीक है, कई एमिनो एसिड मिल करके और एक लंबा पॉलीमर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के लिए विशिष्ट है? एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज या ट्राइप्सिन। तो दोस्तों इसमें से देखेंगे आप तो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ट्रिप्सिन होगा। ट्रिप्सिन जो है पैनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है और यह विशेष रूपों से प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन देखने का तरीका होना चाहिए, वीडियो स्टार्ट करिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, और अपना दिमाग में सोचिए कि इसका आंसर कौन हो सकता है, सोच लिए। ठीक है, इसके बाद फिर वीडियो को ऑन करिए और देखिए कि आप जो इसका ऑप्शन सोचे थे वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप अपने आप को आंक सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका तैयारी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट में परिवर्तन के दौरान एटीपी की शुद्ध प्राप्ति कितनी होती है? 2 ATP, 4 ATP, 6 ATP या 8 ATP। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 ATP।
ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में कुल 4 ATP बनते हैं, लेकिन 2 ATP खर्च हो जाते हैं, इसलिए नेट गेन जो होता है 2 ATP का ही होता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे सिलेबस, तो आपको पता होगा सब चीज़, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल है आपके साथ, और आपका एग्जाम में 75 में 75 लाने की फुल गारंटी देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है? बॉडी मूवमेंट, हीट प्रोडक्शन, पॉस्चर मेंटेनेंस, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का मुख्य नियंत्रण हार्मोन और न्यूरॉन जिसे तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। हालांकि चिकनी पेशियां वाहिकाओं में होती हैं, लेकिन रक्तचाप का जो नियमन होता है प्रत्यक्ष पेशीय तंत्र का प्राथमिक कार्य नहीं माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द कोएंजाइम इज, यानी कि कोएंजाइम क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, या प्रोटीन ओनली, लिपिड मॉलिक्यूल। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा। कोएंजाइम जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी कि कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन या गैर प्रोटीन कार्बनिक अणु होते हैं जो एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए आवश्यक होता है, जैसे विटामिन, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इज, एंजाइम क्रिया का सामान्य तंत्र क्या है? इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, डिस्ट्रॉइंग सबस्ट्रेट, या प्रोड्यूसिंग हीट। तो दोस्तों इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जाइमोजन और प्रो एंजाइम इज, जाइमोजन या प्रो एंजाइम क्या है? एक्टिव एंजाइम है, एंजाइम प्रीकर्सर है, या हार्मोन है, या विटामिन है? तो यह एक प्रकार का एंजाइम प्रीकर्सर है दोस्तों, इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जाइमोजन एंजाइम एक निष्क्रिय रूप होता है जिसे कार्य करने के लिए अन्य पदार्थ द्वारा सक्रिय करना पड़ता है, जैसे पेप्सिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, निम्न में से कौन ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है? कोलेजन है, म्यूसिन है, केराटिन है, एल्ब्यूमिन है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है लार और श्लेष्मा में पाया जाने वाला एक संयुग्मित प्रोटीन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बेनेडिक्ट्स रीजेंट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, बेनेडिक्ट अभिकर्मक परीक्षण किसकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए किया जाता है? प्रोटीन का, लिपिड का, रिड्यूसिंग शुगर का, या विटामिन का? तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग शुगर्स का, ठीक है। यानी कि बेनेडिक्ट परीक्षण का उपयोग ग्लूकोज जैसी अपचायक शर्करा की पहचान के लिए किया जाता है जो गर्म करने पर लाल अवक्षेप देता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल्स, निम्न में से कौन सा चिकनी पेशी का लक्षण नहीं है? नॉन स्टेराइटेड, इनवॉल्यूंटरी, या स्पाइंडल शेप स्ट्रिएड अपीयरेंस। तो दोस्तों इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, ठीक है। यानी कि स्मूथ मसल्स जो होता है अरेखित होता है, क्या होता है? अरेखित होता है, यानी उनमें कंकाल पेशियों की तरह नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन, वसी अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कल्जी बॉडी में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी कि वसीय अम्लों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसे बीटा ऑक्सीकरण कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा, क्वेश्चन और अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और नहीं भी पढ़ा है तो भी आप वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देख लेंगे, जितना बार जब तक ना आ जाए तब तक वीडियो को देखिए। आपका एग्जाम में 75 में 75 करने की फुल गारंटी है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि लाइक जब तक नहीं करेंगे तो इसका पार्ट नंबर 2 नहीं आएगा, और 50+ लाइक का टारगेट है, तो आप लोग जैसे भी कंप्लीट करेंगे तब भी अगला इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। और कमेंट भी सबको करना है, वीडियो देख के सब लोग हैं लेकिन लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, तो इतना मेहनत किया जाता है और लाइक कमेंट शेयर पे ही निर्भर रहता है, तभी मनोबल बना रहता है और आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का मन करता है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच वन इज ए फाइब्रस प्रोटीन, निम्न में से कौन रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, कोलेजन, इंसुलिन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कोलेजन। क्या होगा? कोलेजन, इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोलेजन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला फाइब्रस प्रोटीन है जो संयोजी ऊतकों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 करा कि द मोस्ट एविडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली में अधिक पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? दिया है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसरीडेट, या फास्फोलिपिड, वैक्स।
तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, फास्फोलिपिड। क्या होगा? फास्फोलिपिड। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर मुख्य रूप से फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, हाइड्रोजन के। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में CO2 के परिवहन के दौरान HCO3 आयनों और Cl आयनों के बीच होने वाले विनिमय को क्लोराइड शिफ्ट घटना कहते हैं। ठीक है, या इसको हैमबर्गर घटना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड बाय द किडनी। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? ग्लूकोज, यूरिया, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। तो सबको पता होगा ये यूरिया को उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। यूरिया प्रोटीन चयापचय का मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है जो जिसे ब्रीक यानी कि किडनी छान कर मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठीक है, आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपको वहाँ पे उसका आंसर दिया जाएगा। लैक्टोज इज कंपोज ऑफ। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज से, या ग्लूकोज एंड माल्टोज से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसे मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ए फैटी एसिड इज अनसेचुरेटेड इफ इट कंटेंस। कोई वसीय अम्ल असंतरित कहलाता है यदि उसमें क्या पाया जाए? सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जब उसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा तब। यानी कि असंतृप्त वसीय अम्लों जिसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की कार्बन श्रृंखला में कम से कम एक या द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इन एन एडल्ट मैन ऑफ 70 kg द होल ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट। 70 किलोग्राम के एक वयस्क पुरुष में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 3.5 लीटर, 4.5 लीटर, 5.5 लीटर या 6.5 लीटर। तो इसमें से राइट ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि एक औसत वयस्क ह्यूमन में या मानव में रक्त की मात्रा उसके शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होती है, जो करीब 5 से 6 लीटर के बीच होती है। तो इसलिए इसका सी बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, 5 और 6 के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ RBC पर क्यूबिक mm इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट मैन इज। एक वयस्क पुरुष के शरीर में प्रति घन मिमी RBC की औसत संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसमें दिया है 1 2 42 लॉग, 52 लॉग, 62 लॉग, इस 72 लॉग। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पुरुषों में RBC की सामान्य संख्या लगभग 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 एंटीबॉडी फार्मिंग सेल ऑफ ब्लड आर। रक्त की प्रतिरक्षी बनाने वाली कोशिकाएं कौन है? दिया है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या यूसिनोफिल्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। विशेष रूप से बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। बी लिम्फोसाइट याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है एग्जाम में घुमा थोड़ा सा पूछ दिया जाए। ठीक है, द ब्लड सेल विच कैन मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड आर। यानी कि वे रक्त कोशिकाएं जो रक्त प्रवाह के विपरीत चल सकती हैं वे हैं RBC, प्लेटलेट्स, WBC या प्लाज्मा सेल्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, WBC। WBC में जो होता है हेमोग्लोबिन मूवमेंट की क्षमता होती है जिससे वे रक्त प्रवाह के विरुद्ध और उत्तकों के बीच चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कह रहा है कि द प्लाज्मा प्रोटीन विच कैरीज आयरन इज। वह प्लाज्मा प्रोटीन जो आयरन का वहन करता है? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ट्रांसफेरिन या ग्लोब्यूलिन। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा ऑप्शन सी माना जाएगा, ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन जो है रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला वह प्रोटीन है जो आयरन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द ब्लड सेल प्राइमली इन्वॉल्व इन इम्यून एक्शन आर। एक प्रतिरक्षक क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेने वाली रक्त कोशिकाएं हैं RBC, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली की मुख्य कोशिकाएं जो बाहरी रोगाणुओं को पहचानती है और उसे समाप्त करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 37 द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन RBC इज। मानव RBC का सतही क्षेत्रफल कितना होता है? 95 माइक्रोमीटर वर्ग, ठीक है, या माइक्रोन स्क्वायर,
100, 15 या 15 माइक्रोन स्क्वायर, 135 माइक्रोन स्क्वायर या 155 माइक्रोन स्क्वायर। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत सतही क्षेत्रफल लगभग 135 वर्ग माइक्रोमीटर, ठीक है, होता है, जो गैस विनिमय के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि इन एडल्ट्स आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन, वयस्कों में आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं, लीवर में, स्प्लीन में, इंड्स एंड लॉन्ग बोन्स में या किडनीज में। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें से सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में, ठीक है, यानी कि वयस्कों में आरबीसी का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से लंबी हड्डियों की रेड बोन मैरो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि स्फिग्मोमैनोमीटर सर्व्स टू मेजर, स्फिग्मोमैनोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट या रेस्पिरेशन रेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर वह उपकरण है जो जिससे धमनियों में रक्त के दबाव यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन दैट कंट्रोल्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज, रक्त के प्रसारण दाब को नियंत्रित करने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन या हीमोग्लोबिन। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है जो अप्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, वेना केवा में, पल्मोनरी वेन में या हेपेटिक वेन में। ये जो होता है पल्मोनरी वेन में पाया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है। आमतौर पर शिराओं में अशुद्ध रक्त पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन पल्मोनरी वेव अपवाद है क्योंकि यह फेफड़ों से शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 42 टिश्यूज नेम्ड रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प आर फाउंड इन, ठीक है, यानी कि रेड पल्प और व्हाइट पल्प नामक उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में या पैनक्रियाज में। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्लीन। क्या होगा, स्प्लीन, ठीक है, यानी कि स्प्लीन के आंतरिक भाग को रेड पल्स जहां आरबीसी नष्ट होते हैं और व्हाइट पल्प जहां प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं में विभाजित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हु कॉइन्ड द टर्म फेरोमोन, फेरोमोन शब्द किसने दिया, डार्विन ने, पेवलोव में या कार्लसन ने या मेंडल ने। तो इसको दिया था दोस्तों ऑप्शन सी, कार्लसन ने दिया था, ठीक है। पीटर कार्लसन और मार्टिन लूसर ने सन 1959 में, याद रख लेंगे दोस्तों, फेरोमोन शब्द दिया था जो बाहरी रूप से स्रावित रासायनिक संकेत होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिबेलम, मेड्यूला, सेरिब्रम या पोन्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, मानव मस्तिष्क का सबसे डेवलप्ड और सबसे बड़ा भाग है जो बुद्धिमत्ता और स्मृति यानी कि याद रखने का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 45 विच हार्मोन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, शारीरिक और भावनात्मक तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि लड़ो या उड़ो, जो तनाव की स्थिति में शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सतर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 46 विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय लीडिंग सेल्स, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है टेस्टिस में स्थित लीडिंग सेल पुरुष सेक्स हार्मोन जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, पुरुष सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है या श्रावण करती है, ठीक है, लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स इज, यानी कि न्यूरॉन्स का औसत विश्राम विभव कितना होता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों -50 मिलीवोल्ट, -60 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट या -80 मिलीवोल्ट। तो इसमें से बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विश्राम की अवस्था में न्यूरॉन की झिल्ली के अंदर का विभव बाहर की तुलना में लगभग 70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि इमरजेंसी हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, इंसुलिन को, एड्रेनलिन को, थायरॉक्सिन को या कार्टिसोल को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, एक कहा जाता है बी, एड्रेनलिन को, ठीक है। एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है क्योंकि अचानक होने वाले संकट के समय शरीर की प्रतिक्रियाओं को तेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि थायरोट्रोपिन इज प्रोड्यूस बाय, थायरोट्रोपिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा या पैंक्रियाज के द्वारा।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। थायरोट्रोपिन यानी कि जिसे TSH के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग द्वारा स्रावित होती है, जो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, यूरिन ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर कंटेंस, गर्भवती महिला के मूत्र में क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। तो इसमें से सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा SCG जिसे ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनता है, जो मूत्र में स्रावित होता है, और इसी के आधार पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, जब कोई भी लेडीज क्या होता है दोस्तों, प्रेग्नेंट होता है, तो उसका प्रेगनेंसी किट के द्वारा उसका जांच किया जाता है। तो किसके माध्यम से जांच होता है? इसके आधार पे, तो यही जो है ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये डे 1 रहा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डे 2 डे 3 वीडियो जल्द ही आने वाली है, और वीडियो डे 2 और 3 तभी आएगा जब आप 50+ लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जैसे भी करें वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम कब से है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक 50 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपका काम है इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज करना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं डे 2 के धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। ठीक है।